बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, मज़हर बरला साहब और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो नाज़रीन, आज 5 हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती के बाद जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी और इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का नाम भी शामिल है। इजलास तो 8 जजेस की तैनाती के लिए बुलाया गया था, मगर लाहौर हाई कोर्ट से किसी भी जज के नाम की मंजूरी नहीं दी गई। इन 6 जजेस के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज बनाया गया है। पीटीआई समेत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आज के इजलास का बॉयकॉट किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जब तक सीनियरिटी का मसला हल और 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये इजलास मौखर करना चाहिए था। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले आज वकला ने भी नए जजेस की तैनाती और 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने पर एहतजाज किया। इस दौरान वकला और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। इलेक्शन को हुए हमने देखा 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर 1 साल बाद भी सियासी अदम इस्तेकाम में कमी नहीं आ सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है। मौलाना ने भी अपने एक बयान में कहा है कि जब बिखरे हुए अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली वानों में ज़िलज़िला बरपा होगा। इसके अलावा गजा से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से मुतनाज़ बयानात का सिलसिला जारी है, जिसमें ट्रंप ने एक मरतबा फिर गजा की ज़मीन पर कब्जे का बयान दिया है तो नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी अरब अपने मुल्क में फ़लस्तीनी रियासत कायम कर ले। इन बयानात पर 27 फरवरी को अरब लीग का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इस समेत दीगर मौज़ूआत पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले आपको इस्लामाबाद का जो है मंजरामा वो मैं चाहूँगी कि आज हम उस पर सबसे पहले नज़र डालें, जहाँ पर आज हड़ताल भी हुई, जजेस बॉयकॉट भी करके चले गए जुडिशल कमीशन के इजलास के, लेकिन इसके बावजूद जो क्या कहते हैं जजेस की तकर्रुरी का अमल है वो खैर वाफियत अपने अंजाम को पहुँच गया। ज़रा हुआ क्या पहले वो जानते हैं और इसके नताइज क्या होंगे, उसकी तरफ मैं ज़रा बाद में बढ़ूंगी। अनवर रज़ा साहब, ओवरऑल सिचुएशन रहेगा आज इस्लामाबाद में? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। आज वकला ने शाहरा दस्तूर, डी चौक और मुख्तलिफ जगहों पर बड़ा एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला मौजूद थे और उनका एहतजाज किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो जजेस की तकर्री की जा रही है, आप पहले 26वीं आईनी तरमीम के केस को जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेरे समाअत है उसको निपटा लीजिए। उस पर जो भी डिसीजन लेना है, अगर आपने उस पर फुल कोर्ट बनाना है, जो भी करना है वो पहले कीजिए, उसके बाद जजेस की तकर्री का अमल जो है वो किया जाए। इसलिए जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मौखर किया जाए। यही स्टांस था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का। उन दोनों ने भी बाइकाट किया जुडिशल कमीशन इजलास का भी, और पीटीआई के जो 2 कमीशन के लोग थे अली जफर साहब और बैरिस्टर गौर, उन्होंने भी इसका बाइकाट किया। और आज हमने शाहरा दस्तूर पर एक तवील अरसे के बाद फिर वकला को सरापा एहतजाज देखा। वहां पर पुलिस और वकला के दरमियान झड़पें भी हुई और उनका एहतजाज यही था कि आप इस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये वकला का कहना था कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद बढ़ेगी उसकी बेनिफिशरी जो होगी, उसका बेनिफिट जो होगा वो हुकूमत को होगा। और इससे पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करे, तय करे कि 26वीं आईनी तरमीम के जो केसेस हैं उनका क्या करना है, क्योंकि अगर ये जजेस आगे तो हुकूमत जो फुल कोर्ट भी बनाती है तो इसका फायदा गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हमायत याफ्ता जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। ये स्टांस था वकला का, जिस पर उन्होंने आज खूब एहतजाज किया और पार्लियामेंट के सामने भी हमने देखा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी देखा, हड़ताल भी की गई, एहतजाज भी किया गया, लेकिन बिल आखिर आपने देखा कि जजेस की तैनाती का मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। और जो पंजाब के 2 जजेस जिनको तैनात करना था उनका डिसीजन नहीं हो सका, उसकी वजह अच्छा उसका डिसीजन वो पेंडिंग क्यों रहे? मतलब यानी कि जब इतने सारे जजेस आ गए 6 तो 8 का तकर्रुर होना था ना आज तो। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मतलूबा नताइज थे वो तो गवर्नमेंट ने इस तरह हासिल कर लिए। 2 जजेस को शायद इसलिए ड्रॉप कर दिया गया, मौखर कर दिया गया आइंदा इजलास के लिए कि शायद कोई जो बार है उनके साथ बातचीत कर ली जाए। और कुछ एक्सपेक्टेड है कि ये जुडिशल कमीशन का अगला इजलास कब तक होगा? देखिए ज़रियाब, जिस तरह हर चीज़ को बिल्डोज करके गवर्नमेंट हर काम करती चली आ रही है, वो आईनी कानूनी हो लेकिन अपने तरीके से, इस तरह ये जब भी गवर्नमेंट चाहेगी देखेगी तो वो इजलास को तलब कर लिया जाएगा। पहले तो वो गवर्नमेंट ने जो अब इजलास तलब किया था उसके नतीजे को देखना है कि इस पर वकला का जो एहतजाज है वो क्या रंग लाता है। आज एहतजाज हुआ लेकिन इसके नतीजे में तकर्री का अमल जो था आप देखा, अपॉइंटमेंट मुकम्मल की गई। अब देखना यह है कि वकला इस हवाले से उनका स्टांस क्या है, क्योंकि आप देखें ना जजेस की जो तकर्री की गई है उसके बाद आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट्स में जो सीनियरिटी है वो भी तब्दील हुई है और जो जजेस
जी। हैं वो भी अपनी पसंद के तैनात कर दिए गए हैं। इस तरह आप देखें ना, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, बिल्कुल बिल्कुल पहले सीनियरिटी में वो पहले थे, अब जबकि मोहसिन कियानी साहब वहां पर रह गए हैं और मियां गुल हसन साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो एक्टिंग जज आ हैं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वो आए हैं। अब देखिए ना, ये एक्टिंग, इस पे मैं समझता हूँ कि जदून साहब बताएंगे। एक्टिंग के लिए मेरा ख्याल है शायद कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है तो उसको जब चाहे गवर्नमेंट ना उनको फिर ठीक है। हटा भी चलें, सकती जो है। आपने सवाल रेज किए वो भी मेजर जहांगीर जदून साहब से जान लेती, क्योंकि वही हमारी जो है ना अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, और कुछ मजीद और सवालात भी हैं। जहांगीर साहब, स्टार्टिंग विद दिस, एहतजाज हुआ, बॉयकॉट किया खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने, फिर तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर खतूत जो थे वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थे बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के भी थे। इसके बावजूद आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जजेस तैनात हो गए। बट आई मस्ट से कि बड़ी खूबसूरत किस्मत पाई है जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। लाहौर से उठे इस्लामाबाद के आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, वो हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान हैं उनकी लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया है। नाउ योर ओपिनियन ऑन दिस प्लीज। बहुत शुक्रिया जरियाब। देखें, जब तक एक मुल्क का कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जब तक ओवरऑल पब्लिक का कॉन्फिडेंस ना हो, उस पर पब्लिक ट्रस्ट ना हो, तो वो सिस्टम जो है फिर सस्टेन नहीं कर पाता। वो इस तरह पोलराइजेशन का शिकार रहता है। और जुडिशरी का जो सिस्टम है ये भी पोलराइजेशन आज से नहीं है, पिछले मतलब एक काफी अरसे से है। और मैं भी बात सुन रहा था बलास साहब की, तो मेरे भी जहन में ये बात आई कि, और बल्कि मेरी बड़ी फर्म ओपिनियन है कि जब आप एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो जो आप सिविल जज अपॉइंट करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के जज तक आने का मौका दिया जाए जी। तो उसका देखें ना, जो स्पैन ऑफ सर्विस होता है वो 35 से 40 इयर्स होता है। तो उसमें ये भी आपको पता चलता है कि किसी पार्टी की तरफ टिल्ट है तो उसको आप उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके 1 साल के बाद साइड लाइन कर दें। तो आप जानबूझ के सिस्टम को चलने नहीं देते, सिस्टम को स्ट्रांग करना नहीं चाहते, देखे ना। और फिर गवर्नेंस सिस्टम जब कमजोर होगा, जब आप गवर्नेंस अपनी मर्जी से करेंगे, जुडिशरी अपनी मर्जी से लगाएंगे, तो फिर इस मुल्क के अंदर ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना इस मुल्क के अपने लोगों का। देखिए ना, इसमें लेकिन जहांगीर साहब, इस सारे अमल में हम सियासतदानों पर तो उंगलियां उठाते हैं, लेकिन वो जजेस साहिबान जो कि सीनियरिटी के अमल को सबोताश करके हुकूमत के इन सियासी दावपेच का हिस्सा बनते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो भी बराबर के शरीके जुर्म है? नहीं, देखें, जिस जज को ये पता होता है, आप हमें तो हमारे तो इल्म में होती है कि जजों के साथ कमिटमेंट की जाती है कि आप ये काम करेंगे तो आपको फलान तरीके से हम ये काम कर देंगे। उसकी वजह ये है कि आप हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, आपको पता है, जिन्होंने ट्रायल करने होते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स का, मियां नवाज शरीफ का भी ट्रायल इस्लामाबाद में हुआ है मेजर केसेस में, और आज इमरान खान का भी ट्रायल जो है वो सारा इस्लामाबाद में हुआ है। तो जब तक जो पीछे करने वाले लोग हैं उनकी मर्जी का ट्रायल जज नहीं आएगा या उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, तो उस वक्त तक तो फिर चीफ जस्टिस अगर उनकी मर्जी के अगेंस्ट आएगा तो वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो फिर सारा प्लान दरे का दरा रह जाएगा। फिर आपने अगर 5 साल पहले बताना है फलाने बंदे को हमने प्राइम मिनिस्टर लगाना है, फलानी गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी है, तो वो उसको आप जुडिशरी के साथ कुलियन कैसे करते हैं, ऐसे लोग मज़ीद लाते कुछ हैं और भी सवाल है, मैं चाहूंगी कि बैक टू बैक आप मुझे जरा उनके ऊपर भी अपनी राय से जरूर आगाह करें। सर, एक तो पहले मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज साहब से कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और जो नए जजेस तैनात किए गए हैं उनको ये जो अथॉरिटी है वो सौंप दी गई है। इसकी कोई वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, इसकी वजह सिर्फ यही है कि ईगो है, और एक बंदे ने कहना है कि जी मैं जिस तरह मुझे कोई गवर्नमेंट कहेगी, या देखिए ना, आप एक जज कल आता है, उसकी अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर जज लगाने थे मजीद, तो 15 दिन पहले तो हाई कोर्ट का इजलास हुआ है, तो उसमें आप 3 जज और भर्ती कर लेते, कराची से कर लेते, कोयटा से करते, पंजाब से, किसी का कोई इतराज नहीं था। ये तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट बना हुआ उसके अंदर प्रोविजन है कि तमाम सूबों के अंदर से जज आएंगे, और जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज काम कर रहे थे 7-8, वो सारे सूबों से आए हुए हैं, वो किसी एक जगह के नहीं है, बिल्कुल वो पंजाब से भी है, वो केपी से भी है। तो एक देखे ना, आपकी अगर इंटेंशन ही ठीक नहीं है कि इस निजाम को ठीक किया जाए, निजाम सिर्फ मतलब वो जजेस ने अपने का नहीं कह रहे, जरिए एक कोर्ट पैकिंग का है वो पार्टी या वो सिस्टम ये चाहता है कि मैं अपने साथ मिला के सिस्टम को जी जहांगीर साहब, अगर वो ये चाहता है, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो जजेस साहिबान ने खतूत लिखे थे और उसमें उन्होंने एक टर्म यूज की थी कोर्ट पैकिंग की, तो इसका मतलब हुकूमत ने उस कोर्ट पैकिंग की टर्म पर मोहर सख्त कर दी है कि वाकई यही किया जा रहा है। इज दैट सो?
देखिए कोर्ट पैकिंग का बाज बात ये होता है कि आप किसी जज को लगाते हैं तो हो सकता है आगे जाके जब वो कंफर्म हो जाता है कि वो गवर्नमेंट की बात ना माने, ठीक। लेकिन अब गवर्नमेंट की इंटेंशन तो बेसिकली यही होती है। अच्छा। बाज हमने ऐसे जज देखे हैं जो पहले प्रोबेशन होता है उनका 1 साल, तो वो गवर्नमेंट को ओबलाइज करते हैं, नए आते हैं। जब जो ही वो कंफर्म होते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस उनका जागता है, तो फिर ये समझते हैं कि अब मेरे हमारे कॉन्शियस पे बोझ है, तो फिर वो मेरिट पे फैसले शुरू करने। ठीक है। फिर जब मेरिट पे फैसले शुरू करते हैं तो फिर जो एग्जेक्टिव होती है, जो गवर्नमेंट के पीछे लोग चलाने वाले होते हैं, वो उनके खिलाफ, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जज के खिलाफ जाली डिग्री का केस निकाल के रहे हैं कि डिग्री उसने 30 साल पहले ली है, और वो क्या कह रहे हैं जी इसकी डिग्री में फर्क था। ठीक, चलिए एक और अहम सवाल हाँ। आप गारंटी करते हैं, गवाही देते हैं सर कि फर्क नहीं है डिग्री के अंदर? नहीं, देखें अगर डिग्री के अंदर फर्क था तो जज की जब अपॉइंटमेंट की गई है तो उस वक्त इन एजेंसियों के जिम्मे लगा था कि आप स्क्रूटिनाइज कराएं। वो तो ठीक कि जी हो ये गया, क्यों लेकिन डिग्री तो नहीं देखें नहीं है सर। ये बात नहीं है ना। आप देखिए बंदा अगर आपके मुताबिक काम कर रहा हो तो फिर डिग्री ठीक है, अगर आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा फिर डिग्री की बात करेंगे। ये तो ना करें कि आप स्टे लेके किसी और इररेलेवेंट हाई कोर्ट से तो चुप जाएं। ये हमारे साथ वकालत वाली तो ना करें सर। नहीं, ये उन्होंने खुद स्टे नहीं लिया, ये मैं आपको बता दूं कि he did not file any application for stay। जी वो कोई जज नहीं प्रॉक्सी लिया खड़ी की जाती है ना सर, आपको भी पता है, मेरे से ज्यादा पता है, प्रॉक्सी खड़ी की जाती है ना सर इस तरह के मामला में। चलो वो 2 इंडिपेंडेंट वकील थे, लेकिन देखें वो हम तो ये कहते हैं ना, जस्टिस गुलजार साहब आए तो उनका जब उन्होंने कराची के अंदर DHA के उन्होंने कहा जी ये कमर्शियल बिजनेस कराची के अंदर नहीं होना चाहिए, तो फौरन जो है ना उनकी DMC को निकाली गई कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई शकूक शबाहत है, तो उनको चुप करा दिया गया। अब ऐसे जब हथकंडे से सवाल सॉरी सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत पहले से शुरुआत थे और उनके साहबजादगान का अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस था, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इससे बात कहीं और जाए, मेरी कोशिश है कि मैं जरा मामले के मुद्दे पर रहूं और उस पर आगे बढ़ूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जुडिशियल कमीशन के इजलास का जब बॉयकॉट किया तो उन्होंने बाहर रख के कुछ गुफ्तगू की, पहले वो सुनिए फिर बड़ला साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26वीं तरमीम के मुताबिक वो कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। तो न 26वीं तरमीम का फैसला हो रहा है, न कमीशन में नए मेंबरान का फैसला हो रहा है। तो ये जमहूरियत की बला बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कोशिश करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द फिलो। अच्छा मज़हर बल्ला साहब, मुझे ये बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह जो हैं वो हमारे सामने हैं, और जो वो ये कह रहे हैं और बानी PTI का भी यही कहना है कि मेरे और बुशरा बीबी के खिलाफ जो केसेस लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके हवाले से भी सफ़बंदी करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि सिर्फ एक यही मामला है कि जिसकी वजह से सफ़बंदी करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अपने रास्ते से बड़े पत्थर हटाने के लिए मामला या ये बिसात जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक बिछाई गई है, जिसमें आप मखसूस नशिस्तों वाला मामला देख लें, फुल कोर्ट का मामला देख लें, 26वीं आईनी तरमीम देख लें, फिर अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मसला भी है। ज़रियाब, एक तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, दूसरा मेरे 2 दोस्तों ने, जदून साहब ने और रजी साहब ने भी एक एक बात की है। मैं कोशिश करूँगा कि उन पर भी थोड़ा थोड़ा तबसरा कर सकूँ। जी, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सियासतदानों पर तो इल्ज़ामात आते हैं, तो जजेस, देखिए ये बिगाड़ आज इसीलिए है कि इसके बेनिफिशरी कौन है, कौन 25-30 लाख तनख्वाहें ले रहा है। इस मुल्क में ना सदर पाकिस्तान की इतनी तनख्वाह है, ना किसी चीफ सेक्रेटरी की इतनी तनख्वाह है, ना वज़ीर आज़म की इतनी तनख्वाह है, ना किसी वज़ीर की जितनी इन जजेस की है। और उसके बावजूद इतना कुछ करने के तनख्वाहें देने पे और भी दूसरे जो इनको लवाज़िमात दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर भी अदल जो है वो नहीं हो पा रहा। और जदून साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि देखिए वो जो लोअर जुडिशरी से बंदे आएंगे तो उनका पॉलिटिकल टिल्ट पता चल जाएगा। तो इस तरह हम आला अदलिया में गैर जानबदार जजेस लाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे तो इनकी तैनातियों पे पहले ही इख्तलाफ है कि ना कोई टेस्ट ना कोई इंटरव्यू, जज अपॉइंट हो जाते हैं। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, बड़ी किस्मत पाई है स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, सरफराज डोगर साहब ने। जी हाँ, अब अभी जदून साहब ने जो बात की ये बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे जस्टिस गुलजार का हवाला दिया, जस्टिस जहांगीरी का हवाला दिया। देखिए जब भी आप इंसाफ करेंगे
تو یہ مختلف چیزیں نکالیں گے. اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ آج سے 30 سال پہلے جن لوگوں نے ڈگریاں ویریفائی کی تھیں انہیں پکڑنا چاہیے, انہیں الٹا لٹکانا چاہیے. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. جب تک اس ملک میں مداخلت ختم نہیں ہوتی مختلف اداروں میں, اس وقت تک یہاں معاملات نہیں سلجھ سکتے, الجھے رہیں گے. اب یہ الجھاؤ جو نیا پیدا ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ 26ویں ترمیم زندہ رہ سکے گی یا نہیں. یہ 2-4 مہینے میں ختم ہو جائے گی. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا یہ جو مشکوک ججز ہیں یہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں. اب یہ ہو گیا ہے کہ مکہ فتح کر لیا, مدینہ فتح کر لیا, سب کچھ فتح ہو گیا, اس کے بعد پھر کربلا ہے بھائی, پھر آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ بھی بلڈوز کر کے سارے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ بھی سب کچھ اپنی من منشا اور من مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, یہ فرعونیت ہے. یہ نہیں چل سکتی مستقل. آپ عدل کا دامن چھوڑ کے اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا طریقہ کار ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیے گا, دریاب عرفان جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں, مجھے تو معافی دے دیں, میری اتنی ایسی قسمت کہاں جیسے کہ سرفراز ڈوگر صاحب یا پھر میاں بتائیے. میں مثال کے طور پر میں بھی ایک لمحے کے لیے خود کو چیف جسٹس محسوس تو کر کے دیکھوں. میرا مظہر برلاس صاحب, آپ مثال کے طور پر رضی صاحب کو کیوں نہیں لیتے, مجھے کیوں نہیں لیتے؟ چلے میں رضی صاحب تو بڑے آدمی ہیں, میں جسٹس انور رضا کی بات کر لیتا ہوں. جسٹس انور رضا بن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. اب حکومت کو یا وہ جو کردار ہیں جن کا حوالہ جدون صاحب نے دیا, ان کو جسٹس انور رضا وارے نہیں کھاتے, تو انہوں نے کہا وہ ڈوگر لے آؤ بھائی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ٹرانسفر کر کے لے آئیں ججز کو, تو پھر نیا حلف دلوائیں ان کو تاکہ وہ جونیئر ججز بنے, ٹرانسفر بھی کریں اور ان کو سینئر بھی ثابت کریں اور ان کو چیف جسٹس بھی بنائیں. یہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے, اور اس میں ججز کا قصور ہے, اس میں وکلا کا بھی قصور ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وکلا سنسیئر ہوتے اور اگر ججز سنسیئر ہوتے تو حالات آج اس نہج پر نہ ہوتے. یہ ذاتی مفادات کا کھیل ہے سارا. ٹھیک ہے, بڑا سا پوائنٹ آپ کا آ گیا. ججز اور وکلا خود کتنے قصوروار ہیں. رضی صاحب, ایک تو آپ نے اس پہ بھی مجھے اپنی رائے دینی ہے, اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف جب ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز وہ بھی بوائیکاٹ کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار اب ایک الگ طریقے سے کر دیں, مطلب یعنی کہ وہ اس چیز کو نہیں اون کر رہے. سر, اس کے آنے والے دنوں میں پھر جو فیصلے آئیں گے اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی جب ہم اخلاقی طور پر معاشرے کی طرف بھی دیکھیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ایکسیپٹیبلٹی آئے گی ان فیصلوں کی؟ اور دوسرا یہ بھی کہ جو آج منصور علی شاہ صاحب کا کانڈکٹ تھا جب انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا, تو کچھ صحافی جو کہ وہاں پر موجود تھے, کمرہ جہاں پہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری تھا, تو انہوں نے رپورٹ کیا کہ ان کی باڈی لینگویج بھی مطلب غصے والے کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے نکلتے اس طرح سے فائل تھرو کی اور پھر انہوں نے ایگزٹ لیا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ان کمنگ ڈیز؟ دیکھیے, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, میں اس حوالے سے ان سے بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے اپنے اس رائے کے اظہار کے لیے اتنا وقت نہیں لیا جتنا انہوں نے اپنی رائے کے اظہار کے لیے ثاقب نثار صاحب کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا تھا. چلیے, اتنی بہتری تو آ گئی. شاہ صاحب سے میرا پرانا یاد اللہ ہے, جب وہ وکالت کیا کرتے تھے تو ہم اس وقت رپورٹنگ کیا کرتے تھے, تو وہ اس کو انجوائے بھی کریں گے, یہ میری اس بات کو. میں جو ہوں, یہ بات میرے بھائی اپنا انہوں نے نہیں کہی, مظہر برلاس صاحب نے, تو میں ان کی اجازت سے یہ بات کرنے لگا ہوں, کیونکہ ہم پہلے آف دی ریکارڈ یہ بات کر رہے تھے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں وکلا کے ایلیویشن کا بھی اور انڈکشن کا بھی, خاص طور پہ سپیریئر جوڈیشری کے اندر, جب سے وکلا تحریک چلی ہے تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. اب ہم ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ میں سے جو وکلا تحریک کے نتیجے کے اندر بغیر کسی کوالیفیکیشن کے 8ویں نمبر سے آ گئے تھے. مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک ایسے صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جس کی پریکٹس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملتا. تو میرے بھائی جدون صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت کیوں نہیں پوچھا؟ بھائی جان, اس وقت مشرف صاحب مسلط سے, ان کو اپنا کچھ چاہیے تھا,
और उनके पर्सनल सेक्रेटरी साहब ने अपनी बरादरी का एक ऐसा वकील चुना जिसकी प्रैक्टिस का ही पता नहीं चलता कि वो पिंडी बार के अंदर हुई थी या लाहौर बार के अंदर, लेकिन उनको ना सिर्फ के आपने एलिवेट किया बल्कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से दुनिया भर के अंदर असूल मुतय्यन है सर, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए भी अब असूल मुतय्यन होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये फलां का नुतफा है, ये फलां का दामाद है, ये फलां का भाई है, इसका भाई जो है वो आला अफसर लगा हुआ है फलां नंबर 1 अदारे के अंदर, लिहाजा इसको जज बना दिया जाए। तो रजीक साहब, ये ऐसी तजावीज आप और मैं बैठ के हम यहाँ पर तो सोच रहे हैं और दे भी रहे हैं, हमें इस पे बात लेकिन करनी हाँ, चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदान जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, अवाम के वोटों का तो चलें ये छोड़ ही देंगे मामला, ये इस पे तो ही पैमरा भी लग सकती है, मुझे पता नहीं क्या कुछ लग जाएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये फिर ये सियासतदान इस तरफ क्यों नहीं सोचते? 26वां तरमीम तो बढ़ चढ़कर बना देते हैं, लेकिन इस किस्म के लॉस का तयन नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा विक्टिम भी वही होते हैं इस निजाम के, जब वो पावर में नहीं होते तो फिर उनकी विक्टिमाइजेशन भी होती है। और हमें उन्हें कायल करना चाहिए कि भाई आपका भी सर्वाइवल इसी में है कि आप जो है अदालतों के अंदर मेरिट पे लोग लाए। ठीक है, और अच्छा एक मिनट, आपने अपनी अदालतों के अंदर पार्टी मेरिट पर लोगों के स्टफिंग ना आने की करें, बात की, बस पैकिंग ना मुख्तसर सा करें। कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर बढ़ना। सर, इतने सारे मतलब बलूचिस्तान से, केपी से, सिंध से, इस्लामाबाद से जजेस की तैनाती होगी, ये लाहौर से क्यों नहीं हुई सर? पंजाब से क्या हुआ? देखिए पंजाब से इसलिए हुआ मुझे लगता है, मेरा खदशा है, आई मे बी रॉन्ग, मैं पहले डिस्क्लेमर जारी कर दूं, मुझे लगता है कि जिन लोगों को एलिवेट किया जाना था उनके नाम नहीं आए थे। अच्छा, मुझे ये लगता है, तो इसलिए लाहौर का मामला जो है वो मुलतवी हुआ है। पता नहीं अब आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि क्या होना। चले वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, लेट्स सी क्या होगा। और दूसरा हमने ये भी देखना है कि इतने सारे जो जजेस की भरमार हुई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस किसको भुगतना होंगे? आया कि ऑपोजिशन को मजीद दीवार से लगा दिया जाएगा, या फिर मतलब जिस किस्म के फैसले सामने आएंगे उसके ऊपर आवाम का जो रिएक्शन है वो भी देखने से लायक होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन को 1 साल तो बीत चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो ताहाल बड़ी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और न जाने उसके अंदर कब हम ये कह सकेंगे कि एक इस्तेहकाम आ गया है और मामला जो है वो खुशउस्लूबी से आगे चल रहे हैं। मीनवाइल हमने देखा कि इस वीकेंड को पावर शो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में। वो अलग बात है कि उन्हें लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। मैंने जब थर्सडे को शो क्लोज किया था तो उस वक्त मैंने आपसे एक बात की थी, और वो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है, अगर उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो उससे मालूम हो जाएगा कि आया कि बैकडोर कोई बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है। अगर तो खामोशी से मामला ऐसे ही चलते रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगोशिएशन है, कहीं ना कहीं बातचीत है। और अगर रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लिहाजा उन्होंने एहतजाज करना ही करना है। और मीनवाइल हमने ये भी देख लिया कि सैटरडे को बानी पीटीआई ने एक और ख़त लिखा आर्मी चीफ के नाम, और आज उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने इस बात की तस्दीक की है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में भी मजीद खतूत लिखेंगे। मेरा तो ये सवाल है कि जब पहले ख़त का जवाब नहीं मिला, दूसरे से क्या उम्मीद है, और आइंदा फिर किस तरीके से खतूत के हवाले से बातचीत होती रहेगी? मजहर बड़लाल साहब, स्टार्टिंग विद यू, मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि जिस तरीके से कोई लाहे अमल नहीं दिया गया, कोई अगला रोड मैप नहीं है, कोई ऐसी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी स्वाबी जलसे की, ये सिर्फ एक पावर शो था, एक जलसा था, आप इसको कैसे फोर्सी कर रहे हैं? हेडलाइन बनी है ना जी, क्या पाकिस्तान पता नहीं जापान से आगे निकल गया है, बड़ा मुआशी टाइगर बन गया है, इंडिया से भी आगे मीशत चली गई है पाकिस्तान की, और बरतानिया और कनाडा तो पाकिस्तान के पास को भी नहीं। ये हेडलाइंस बनी है ना। आप जिस मुल्क में रह रही हैं या मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, हमें पता है कि हेडलाइंस कैसे बनती हैं, कैसे छपती हैं, और कैसे हेडलाइंस नहीं शाया होती, कैसे फुटेज चलती है और कैसे नहीं चलती। तो यहाँ तो ये आलम है। आप जो खतूत की बात कर रही हैं, देखिए खतूत तो एक तरह से वो लिख रहे हैं कि भाई, जो अभी पहले वक्फे से पहले मैंने बात की थी कि आप जब तक मदाखलत नहीं ना छोड़ते तो निज़ाम सीधा नहीं होगा। तो अब निज़ाम जो है, अब उसमें देखिए जो मीडिया का पिलर था वो गिर चुका, जो पार्लियामेंट का पिलर है वो पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है, जो अदलिया का पिलर है वो भी फतह हो गया है। तो इस तरह निज़ाम नहीं चलते। ये देखिए जबर का निज़ाम है। जबर का निज़ाम आप 2 महीने गुजार लेंगे, 6 महीने गुजार लेंगे, 4 महीने गुजार लेंगे,
इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा साहब आपने खुलेआम खुतूत पार्लियामेंट लिखने फतह की कर ली। वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए खतूत 2 लिखे गए हैं, 2 वजीर आजमों ने लिखे। एक ने 2000 में लिखा, उसने लिखा था कि मैं चला जाता हूँ इस मुल्क से, 10 साल सियासत पे बात नहीं करूंगा, चुप का रोजा रख लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। एक इसने लिखा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वज़राए आज़म ही पर ये नज़ला क्यों गिरता है जेलों का, अच्छा, और बाकी सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो पाक पवित्र हैं? उनकी तो खबर दी जाए तो सहाफ़ी को अंदर कर दिया जाता है, उनकी खबर दी जाए तो एफबीआर के एहलकार भी बेचारे नौकरियों से फारिग हो जाते हैं, मगर जिसके वो 12 अरब होते हैं उसको कोई पूछता ही नहीं। ये देखिए ना, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। यहाँ इंसाफ नहीं है। ठीक, इस मुआशरे में किसी भी सतह पर इंसाफ नहीं है। ये दुरुस्त बात की रजी साहब ने कि जब तक इस मुल्क से इस चीज का खात्मा नहीं ना हो जाता कि मेरी बरादरी का है, मेरे फिरके का है, मेरा फलाना है, मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है, नेपोटिज्म जब तक खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे और मेरिट नहीं लाएंगे तो कानून की हुक्मरानी कैसे कायम होगी? और जब तक कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होती आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आप सब कुछ फतह कर लें, आप इंसानों के दिल फतह नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। अनवर साहब मुझे ये बताइएगा कि मौलाना साहब से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे या अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा भेजेंगे, ऐसा हुआ नहीं। तो ग्रैंड अलायंस की सूरत हाल आपको क्या नजर आ रही है? और दूसरा ये भी कि जुनैद अकबर साहब ने जलसे के शुरका से मुखातिब किया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बानी पीटीआई जो है वो एहतजाज की कॉल देंगे, एक्सपेक्टेड है कि वो रमजान के बाद अप्रैल में एक नई मूव का आगाज कर दें। ज़रियाब, आपको याद होगा मैंने लास्ट शो में कहा था कि ना तो पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई को जलसे की इजाज़त देगी, और मैंने आपको ये भी अर्ज किया था कि अगर तो पीटीआई मौलाना फजल रहमान को स्टेज पर लाने में कामयाब होती है तो ये ग्रैंड अपोजिशन का वजूद बरकरार रहेगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। मैंने ये भी आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ KPK की हद तक महदूद रहेगी, और आपको मैंने ये भी अर्ज किया था कि हाई ऑफिशल्स की जानिब से एक मैसेज जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के हवाले से दिया गया था। ठीक, तो बात यह है कि देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। उन्हें जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसको इंटैक्ट रखना है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने साथ जोड़े रखना है। इससे उनको ज्यादा फायदा होगा और जो अलायंस में बाकी सियासी जमातें हैं उनको शायद कम अच्छा, अनवर साहब जो मेरी खबर है उसके मुताबिक ये कि मौलाना की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उनका टिल्ट इस वक्त पीटीआई या अपोजिशन अलायंस की तरफ ही है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कि आपका अपना तज्जिया क्या है इसके ऊपर? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर और ग्रैंड अपोजिशन के बैठक जो है ड्राइंग रूम तक वो तो उनके साथ हैं, लेकिन जलसों में वो उनके साथ नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है, जी मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि उसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई का जो हल्का है KPK वो सेम है। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब ऐसा क्वेश्चन जरूर रखते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ बात का मौका मिलता रहे। वो कभी ऐसा नहीं करते, डेडलॉक बरकरार नहीं रखते। आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में भी हमने आपको कहा कि ये सुर्खेल जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, और आपने देखा कि उनके घर G6 में किस तरह रौनक लगी रही। अब भी मौलाना फजल रहमान साहब इतना क्वेश्चन जरूर रखे हुए हैं कि उन्हें जब जरूरत पड़े तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक है, चले आपकी गुफ्तगू से 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकले। एक तो आपने कहा ना कि मौलाना जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करेंगे अपोजिशन के साथ मिलकर, लेकिन पीटीआई के जलसों में शरीक नहीं होंगे। रिजवान साहब, एक तो इसके ऊपर तो दाग धोने आए हैं एक तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि क्या वो वाकई मौलाना दाग धोने आए हैं मौलाना जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक ही महदूद रहेंगी अपोजिशन के साथ मिलकर? तो फिर उनके इस बयान को आप कैसे देखेंगे जिस पर उन्होंने कहा कि बिखरे हुए अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली वादों में जलजला बरपा होगा? देखिए, मौलाना जो है इस तरह के बयानात दे के पीटीआई के करीब होना चाह रहे हैं, लेकिन पीटीआई का जो स्टेज है उसके ऊपर वो इसलिए नहीं जा सकते कि पिछले 12 साल से कम मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में उस स्टेज से और स्टेज से जो जुबान बोली गई है, सामने वाले वो जुबान बोलने और उसको सुनने के लिए ट्यून इन हो चुके हुए हैं। तो मौलाना के साथ ये भी एक मसला तो रहेगा, वो जब भी पीटीआई के स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये उन्होंने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया है कि वो इस स्टेज के ऊपर ना चढ़े,
लेकिन उनको स्टेज पे चढ़ने वाले अचकजई साहब का अंजाम भी याद है कि जब वो स्टेज पे चढ़ गए तो नीचे से सीढ़ी खींच ली गई और जलसा जो था वो बानी पीटीआई ने मुलतवी करने का ऐलान कर दिया था। तो ये देखिए साथ वाली जो इत्तेहादी सियासी कुव्वत होती है मुबैना तौर पे, अभी देखिए अगर कोई ग्रैंड अलायंस बना है तो उस ग्रैंड अलायंस की सरबराही कौन कर रहा है, उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है और उसके बाकी ओहदेदार क्या हैं, उसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ हुई है। ठीक हाँ, है? लेकिन अंदर ही अंदर खबर ये मिली कि शायद खान अब्बासी स्टीयरिंग कमेटी के अंदर सी खबर मिल रही है, लेकिन उसे पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जा रहा। आज ये जो स्टेज था पीटीआई का स्वाबी जलसे का, आप देखिए उसके ऊपर जो हैं जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, हाँ जी, ना सिर्फ कि वो आए बल्कि उनको खताब के लिए माइक भी दिया गया और पार्टी के सेक्रेटरी जब खताब कर रहे थे तो उस खताब के दौरान वो खड़े होके तो उन्होंने नारे लगवाने शुरू कर दिए और अपने हक में जिसको सेक्रेटरी साहब माइंड कर गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर उनको जली कटी सुनाई भी थोड़ी सी, लेकिन उनको पीटीआई और जनाबे बानी पीटीआई के हुक्म के ऊपर पार्टी से निकाला जा चुका हुआ था। तो पीटीआई को एक तो साथ वाली सियासी कुव्वतों से एंगेज करना है जो उसके हमख्याल हों, दूसरा देखिए पीटीआई के अंदर जो वाहिद अपने अंदर जो ग्रुपिंग हुई है, जो बाइंडिंग फोर्स है ना वो बानी पीटीआई की जात है, ठीक, और वो इस वक्त एब्सेंट हैं उसमें से, ठीक है। तो वो तमाम कुव्वतें जिनको उन्होंने आपस में जोड़ के रखा हुआ था या जोड़ के रख सकते हैं और कमान कर सकते हैं, वो कुव्वतें आपस में टकराना शुरू हो गई हैं। ये भी एक जिसे कहना चाहिए मजबूरी है पीटीआई को। ठीक है। अब जहांगीर साहब मुझे ये बताएगा, पीटीआई की मजबूरियों की तो हमने बात की, लेकिन हुकूमत के लिए भी तो मजबूरियां ही मजबूरियां है ना। मौशी मसाइल अलग हैं, फिर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस अगर बहुत ज्यादा हरकत में आ जाता है तो भी परेशानी है, वुकला अलग हड़ताल पर हैं, फिर पीका एक्ट के हवाले से जो सहाफी बिरादरी है वो भी सरापा एहतजाज है। बहरहाल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया दिया है। आपको लगता है कि अगर वो नजरसानी करते हैं और कुछ लॉस के हवाले से सहाफी बिरादरी को ऑन बोर्ड लेते हैं तो ये मसाइल हल हो सकते हैं? देखें, ये सबसे पहले इनको ये काम करना चाहिए था कि देखें जिसकी भी लॉ का मकसद क्या होता है, चाहे पीका एक्ट हो कोई भी कानून हो, उसका मतलब है कि आप जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान स्टेट के जो रहने वाले हैं उनके लिए आसानी पैदा करें। तो लॉ का बेसिक मकसद ये होता है पार्लियामेंट का कि वो ऐसे कानून बनाए ताकि लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा हो। तो आप ऐसा कोई भी कानून बनाते हैं जो आप स्टेट जो है ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल करती है मीडिया के खिलाफ, तो वो कानून सस्टेन नहीं कर सकता। देखिए ना, उसमें पब्लिक की राय शामिल नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है। हम में से मेरा है चारों में से कोई बंदा नहीं कहता कि सोशल मीडिया को रेगुलेट ना किया जाए। हाँ, मतलब है अगर कोई किसी की बेइज्जती करता है, कोई किसी के खिलाफ कोई ऐसी फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उसके लिए कोई तरीकार वजह होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक यकतरफा तौर पे उसके बहाने पे किसी आप देखें, आप एफआईए का बंदा कोई झूठ बोले उस पर एफआईआर हो सकती है। ये रजी साहब कितना भुगत के आए एफआईआरों को, अब भी भुगत रहे हैं। अब एफआईए का बंदा कोई झूठ बोले उस पर एफआईआर हो सकती है। क्या स्टेट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स गवर्नमेंट का कोई झूठ बोले उस पर एफआईआर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास पावर भी है, अरेस्ट की पावर है, सारी पावर आप स्टेट को देके फिर आप लोगों के साथ क्या आसानी करना चाहते हैं। ठीक है, जो बंदा गलत काम करे उसके लिए सजा और जजा का निजाम हो। मैंने जब मैं एडवोकेट जनरल था तो मैंने गवर्नमेंट को ओपिनियन दी थी कि आप डिफेमेशन लॉ जो है खुदा के लिए इसको इफेक्टिव करें। डिफेमेशन के लिए कोई ऐसी कोर्ट्स बना दें कि कम से कम 6 महीने के अंदर, साल के अंदर एक हमारा देखे ना कई पाकिस्तानी जो है इंग्लैंड में जाके वो ARY पे बाकी चैनलों पे दावे करते हैं तो वो हजारों लाखों की पाउंड में कंपनसेशन लेके पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान में आप डिफेमेशन का केस फाइल करके सारी जिंदगी भूल जाएं कि आपको कोई कंपनसेशन देगा, कोई एविडेंस आएगी पाकिस्तान के अदालत में या कोई अदालत ही फैसला कर देगी। तो इस तरह निजाम जो है कोई भी आप कानून बनाएंगे वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। और ये तो सामने देखे ना आप, जब ये पहले पीका एक्ट को हमने खुद चैलेंज किया जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अतर मिल्लत साहब ने सेक्शन 20 इसकी सस्पेंड की थी कि आप पहले इसकी जो है डेफिनेशन तो लाए ना। अभी इन्होंने फॉल्स न्यूज की डेफिनेशन लाई नहीं है, तो इसमें एक पीका वजाहत तो की नहीं गई ना, उनको लिया गया और मतलब एक बम जो है वो साफी बिरादरी पर गिरा दिया गया। अब कहा तो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, लेट्स सी कि वो क्या करते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं इसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का जो है वो मजीद उसको डिस्कस करेंगे गजा के हवाले से। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर गजा की ज़मीन पर कब्जे का बयान दिया तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने इसको न सिर्फ इंडोर्स किया बल्कि सऊदी अरब अपने मुल्क में फ़लस्तीनी रियासत कायम कर ले, ये बयान उन्होंने इसके बाद दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि 27 फरवरी को अब अरब लीग का एक हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इसके ऊपर जो है अब देखना है कि मजीद स्टेटमेंट क्या आती है। ताहम हमारा ममालिक की तरफ से इसके ऊपर सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। बराज साहब, मुझे ये बताइएगा, अमरीकी सदर तो अपने बयान पर कायम हैं, लेकिन मुझे ये बताएगा कि जो अरब लीग का हंगामी इजलास होने जा रहा है, आपको लगता है कि उससे कोई एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अलामी एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा? जरा पहली बात ये है कि ये हुआ क्यों। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू हक बजानब है। क्यों हक बजानब है? इसलिए कि जब फ़लस्तीन का मुहासरा किया गया मुसलमान चुप रहे। अब नक्शा देखे, सारी दुनिया को पता है फ़लस्तीन के इर्द गिर्द कौन से ममालिक हैं। हाँ जी। जब गजा पे बम गिराए जा रहे थे मुसलमान चुप रहे। जब फ़लस्तीन में हमारे बच्चे शहीद हो रहे थे, औरतें शहीद हो रही थी, जवान शहीद हो रहे थे, मुसलमान चुप रहे। इन्होंने खामोशी का कुफल नहीं तोड़ा, बल्कि एक मुसलमान मुल्क ने 10,000 फौजी दिए इसराइल को कि लड़े। एक और मुसलमान मुल्क है उसने असला दिया। 2 और मुसलमान मुल्क हैं वो नाच गाने की महफिलें करवाते रहे। तो अब आपको बड़ी मुसीबत पड़ गई है। आपने अपनी आंखों के सामने उनका कत्लो गारत होने दी, उनके बर्बाद होने दिया फ़लस्तीन को, अर्ज़े फ़लस्तीन को, और अब आपको बड़ी मुसीबत पड़ी है। वो करेंगे। इसराइल जो है और अमेरिका, वो ज़ाहिर है उनका एक ही स्टेटमेंट है, वो दोनों उस पर कायम है। और अब इनको मुसीबत पड़ी है जब उन्होंने ये कहा कि अपने मुल्क में से हिस्सा दे दें। तो ये तो पहले सोचने की बात थी। ये देखिए, ये मैं फिर मुकदमा इसको पाकिस्तान में लाऊंगा। ये जो पीका एक्ट आया है यादलिया के बारे में, जब आप पहले कदम पे चुप रहते हैं ना तो अगले को हौसला होता है, वो एक कदम और आगे बढ़ जाता है। ठीक। तो जब आप फ़लस्तीन पे बोले ही नहीं पहले दिन से, तो फिर तो उनके हौसले बढ़ गए। वो अब वो ज़ाहिर है बहुत सी डिमांड्स करेंगे ये और आपको मानना भी पड़ेंगी उनकी डिमांड्स। चले इसको मजीद डिस्कस कर लेते। रज़ी साहब, ये मुस्लिम उम्मा की खामोशी ही है कि जिसकी वजह से हमें आज इस किस्म के बयानात का सामना है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कह देना कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को गजा के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है। मतलब क्या आपने तो रियल स्टेट ही बना ली एक लैंड को कि आए इन्वेस्टमेंट करें और कमाएं और जाएं? वो रियल स्टेट डेवलपर है ना अमेरिका के, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर ही बात करनी है। देखिए, बात ये है, मेरे लिए बड़ी ये हैरत की बात है कि इतना रद्द अमल तो अरब ममालिक के अंदर उस वक्त नहीं आया जब सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50,000 के करीब बच्चे, ख़वातीन और बेगुनाह लोग, और गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 लाख के करीब अफराद जो थे, फ़लस्तीनी जो थे, उनको ज़िबा कर दिया गया, उनको टारगेट करके मारा गया। उतना रद्द अमल तो तब नहीं आया, तो अब ये रद्द अमल क्यों आया है? उसकी वजह मुझे जो समझ आती है वो ये है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो तो तकरीबन 70 साल से बेवतन है ना। हम किसी फ़लस्तीनी से यहाँ मिलें तो उसके पास फ़लस्तीन का शनाख्ती कार्ड या फ़लस्तीन का पासपोर्ट नहीं होता। तो अब वो तो 70 साल से इस हालत के अंदर रह रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनी जिस भी मुल्क में जाके आबाद हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने वहाँ की मकामी सियासत के अंदर बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। तो इन ममालिक को अपनी पड़ गई है, इन अरब ममालिक को, कि अगर ये हमारे यहाँ आके 1-2 लाख लोग आबाद होंगे तो हमारी ये लोकल डायनामिक्स को तब्दील कर देंगे। इसलिए इस वक्त रद्द अमल ज्यादा है, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के पास ही वो नौम सिटी जो है वो आबाद कर रहे हैं सऊदी अरब के हमारे अहबाब जो हैं। तो वो इसराइल ने मशवरा दिया है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह वेस्ट ने, जिस तरह यूरोप ने, ऑस्ट्रेलिया और तक ने इसकी मुखालफत की है, इंडिया के अलावा पूरा हत्ता के अमेरिका के जो अपने लोग हैं, जो अपने रिहायशी हैं, वो भी इस मुतालबे की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। जी जी। लेकिन इसके बाद मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप साहब के इस बयान का हशर भी वही होगा जिस तरह का उन्होंने वो अपना कनाडा के और दूसरे ममालिक के खिलाफ ना टैरिफ लगा। चलिए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, मैं अनवर रज़ा साहब की राय ले लूं। अनवर रज़ा साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान तो दे दिया, बयान पर कायम भी हैं, लेकिन उनके इस बयान का कोई मुस्तकबिल है? ज़रियाब, एक तो ये देखिए, आपने कहा अरब लीग का 27 को हंगामी इजलास तलब किया गया है। हंगामी इजलास तो फौरी तौर पर होता है, ये तो बड़ा टाइम दिया गया है। इससे आप खुद से देख लीजिए कि माजी में जो
मुजरमाना गफलत है और जो खामोशी है मुस्लिम उम्मा की, वो आपके सामने है। गजा में नस्ल कुशी हो चुकी है, गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, ग्रेटर इसराइल की तरफ अमेरिका और इसराइल मिलकर बढ़ रहे हैं, और आप अरब लीग का जो इजलास है वो 17 दिन बाद बुलाएंगे। तो मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए इस्लामी मालिक को। उनके जो पहले का रद्दमल था, उस रद्दमल को बाद में आपने देखा कि ट्रंप ने इनके पल्स चेक किए, इनका जज्बात चेक किए। आपने देखा उसके बाद उन्होंने बढ़कर उससे ज्यादा कहा कि गजा की जमीन को खरीद लेंगे और वहां पर आबादकारी करेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पर यहूदी बस्तियों को आबाद किया जा रहा है। चूंकि इसराइल पूरी दुनिया की इकॉनमी पर डोमिनेट करता है और अमेरिका हकीकी मायनों में इसराइल का गुलाम है, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश के आगे सर हमें तस्लीम किए हुए हैं। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया आपका अनवर रज़ा, आपने इस मामले पर अपनी राय दी और मेरे पास प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।